हाय एवरीवन। तो सबसे पहले थैंक्स वीडियो को देखने के लिए। हम हिस्ट्री बुक्स का पार्ट अपलोड कर रहे हैं और आज जो है हिस्ट्री का नाजिज्म एंटी हिटलर से हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। शायद तुम लोग को समझ में आए, होप तुम लोग को समझ में आए। हम मेरे समझाने के तरीके से तुम लोग को समझ में आए, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, अपना बुक लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो एज अ मैथ ही है। अगर तुमको समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है वो बतला देंगे तो लिख लेना, लाइन अंडरलाइन कर लेना, ताकि जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो तुम बस ऊपर ऊपर पढ़ लोगे, तुमको रिकॉल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये था, इसका ये स्टोरी, तो तुम लिखने में तुमको आसानी होगा, तुमको फ़ायदा हो जाएगा, तुम्हारा नंबर अच्छा आ जाएगा। हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम आयुषी है और हम बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरा 10th में 85% आया था और हिस्ट्री में SST में मेरा 95 आया था। अगर तुम लोग भी चाहते हो कि तुम्हारा भी अच्छा स्कोर आए 9th के फाइनल में, चाहे 9th के किसी भी एग्ज़ाम में और 10th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देख लेना। अब शुरू करते हैं। It was the spring of 1945. A little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. तो कहता है सबसे पहले यहाँ पर एक हेलमुट नाम का एक बच्चा है जो 11 साल का है। उसके बारे में इस पैराग्राफ में ज़िक्र होता है, उसके पेरेंट्स के बारे में यहाँ पे ज़िक्र होता है। सबसे पहले कहता है ये जो 1945 का साल है, 1945 का स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग में मतलब क्या, तो अच्छा मौसम रहता है, हल्का गर्मी हल्का ठंडा, एकदम ना गर्मी ना ठंडा। तो 11 साल का जो बच्चा है जिसका नाम हेलमुट है, बस लाइंग इन बेड। तो वो अपने बेड जो होता है जहाँ पर हम लोग सोते हैं, तो आराम से वो लेटे हुए, और उसके जो पेरेंट्स हैं, जो उसके जो मदर एंड फादर हो गए, वो कुछ सीरियस टोन में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो वो अपने मम्मी पापा का जो है बात वो सुनता है, समथिंग इन सीरियस टोन। हिज फादर वॉज अ प्रोमिनेंट फिजिशियन। तो कहता है उसके जो फादर थे वो एक बहुत ही अच्छे फेमस फिजिशियन थे। प्रोमिनेंट मतलब नोट कर लो, फेमस प्रसिद्ध फिजिशियन थे। ही वॉज डिलाइब्रेटिंग हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड अराइव टू किल द इंटायर फैमिली। तो वो कहता है, यहाँ पे पैराग्राफ बोलता है कि उसके जो हेलमुट के जो फादर थे वो अपने वाइफ से, उसकी मदर से डिस्कस कर रहे थे। डिलाइब्रेटिंग मतलब विचार करना, डिस्कस करना, कि वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो समय आ गया है कि हम लोग पूरे अपने फैमिली को मार दिया जाए। मतलब कुछ वहाँ पर सिचुएशन चल रहा था जिसके बारे में आगे में बतलाया गया कि क्या ये समय आ गया है कि हम लोग पूरी फैमिली को मार दें। फिर आगे कहता है और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। तो कहता है कि क्या हम सिर्फ अकेले हम सुसाइड कर लेंगे, पूरी फैमिली को मार दें। मतलब कि देखिए एक हस्बैंड अपने वाइफ से बोल रहा है कि हम सिंगल सिर्फ खुद को सुसाइड कर लेंगे, तुम दोनों को भी मार दें, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन बना हुआ था। His father was speaking about his fear of revenge। तो कहता है उसके जो फादर थे वो अपने जो बदले की जो डर थी, वो सर्टेन कुछ कम्युनिटी थी वो जर्मनी से बदला लेना चाह रही थी, तो उनको इस चीज़ का डर था। वो डर की वजह से वो इस तरीके से बोल रहे थे, Now the allies will do us what we did to the crippled and Jews। तो कहता है कि वो जो है, जो हेलमुट के जो फादर है वो बोलते अब जो एलाइज है, यहाँ पे एलाइज जो है, कहता है एलाइज का किस चीज़ को एलाइज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियली द एलाइड पावर वे लेड बाय द यूके। कहता है कि सबसे पहले जो एलाइड है मतलब कि प्रोमिनेंट जो पावर यूके था, लेकिन 1941 में उस USSR और USA उससे हाथ मिला लेता है। फिर उसके बाद वो लोग लड़ते हैं, जर्मनी इटली और जापान के अगेंस्ट में वो लोग लड़ते हैं। तो वही यहाँ पे कहते हैं एलाइज है, मतलब कि यूके के बाद USSR और USA जो है हम लोग के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम लोगों ने क्रिपल्ड मतलब कमज़ोर व्यक्तियों के साथ, जो यहूदियों होगा, ज्यूस मतलब क्या, यहूदियों होगा, उनके साथ। यहूदी मतलब एक जाति होता है,
उनके साथ जैसे हम लोगों ने व्यवहार किया था, क्या वो लोग वैसा हम लोग के साथ भी व्यवहार करेंगे? तो कोई जाहिर सी बात है, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो उसके मन में ऐसा फील रहेगा, अच्छा वो इंसान मेरे साथ ऐसा किया था। आज वो तुमको बोले, कल बोले, परसों बोले, कभी ना कभी वो बोल देगा, चाहे तुमको अपने बदला वो निकाल लेता है। तो सेम यहाँ पे वही सिचुएशन बना हुआ था। द नेक्स्ट डे ही टुक, कहते हैं अगले दिन का, वो तो दिन खत्म हो गया, वो बच्चा अपने मम्मी पापा का बात सुन लेता है। फिर अगले दिन का, अगले दिन का यहाँ पर जिक्र आता है। द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स। तो कहते हैं नेक्स्ट डे जो है, जो उसके फादर थे हेलमुट के, वो हेलमुट को लकड़ियों के किनारे लेके जाते, कुछ ऐसा जगह होगा, वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर। तो जहाँ पे वो अपना अंतिम खुशियों भरा समय बिताते हैं, फैमिली का जो हैप्पी टाइम होता है वो वहाँ पे एक हैप्पी टाइम स्पेंड करते हैं, अंतिम हैप्पी टाइम वहाँ पे वो स्पेंड करते हैं। ही सैंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग। तो वो लोग जो वही मतलब पुराना बच्चों का गाना गाते हैं। देखो बहुत अक्सर फैमिली में होता होगा, मेरे घर में तो नहीं होता, माँ बाप बैठ कर गाना पूरा गा रहे हैं इस तरीके से, तो फिर शायद फॉरेन में होता होगा। Helmut's father shot himself in his office. Later, Helmut's father shot himself in his office. तो कहता है बाद में हेलमुट के जो फादर थे, वो उनका जो ऑफिस था, वो उस ऑफिस में वो खुद को गोली मार देते हैं। Helmut recalled that he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. तो कहता है कि हेलमुट को याद आता है कि वो अपने पापा के, कहता है कि हेलमुट को जो है याद आता है कि वो अपने पापा का खून से भरा लथपथ जो कपड़ा था, वो फायर प्लेस होता है ना, हम लोग सीरियल में इतनी इधर मूवी में देखे होगा कि ऐसा लकड़ी का नीचे बना हुआ रहता है और फिर आग जलते रहता है। तो कहता है अपने घर का जो, उसके घर का जो फायर प्लेस था, कि हाँ हम अपने पापा का खून से भरा लथपथ जो कपड़ा था उसको हम देखे थे फायर प्लेस के पास। ही वॉज traumatized by what he had overheard. तो कहता है ट्रॉमेटाइज होता है कि आघात लगना, उसको हम धक्का लगता है, अरे ये तो हम सुने थे अपने पेरेंट्स को डिस्कस करते हुए। वट हैड टेकन प्लेस, कहता है और क्या हो गया। दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू इट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years टेकन प्लेस, दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग। तो उसको जो शॉक लगता है ना माइंड में, वो ऐसा करता है कि वो खाना पीना सब छोड़ता, लगभग 9 साल तक वो अपने घर पे खाना पीना वो सब छोड़ देता है। ही फियर दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी माँ उसको घर पे जहर दे के मार देगी। यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा है कि ऐसा मदद करेगी, लेकिन उसके एक बच्चे के मन में वैसा डर बैठेगा, तो क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को वैसे बात करते हुए सुना था, क्योंकि वो तो बच्चा था, नहीं 11 साल का बच्चा को क्या समझ में आया क्या सिचुएशन है, वही इसके साथ होया हुआ था। ऑल थॉक हेलमुट मे नॉट हैव रियलाइज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। देखो कहते हैं कि हालांकि ऑल थॉक मतलब हालांकि हेलमुट को जो है किस हद तक जो सिचुएशन में जो परिस्थिति उसका डीप नहीं पता है कि उसकी परिस्थिति किस अनुसार है। हिज फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। तो कहता है उसके फादर जो थे एक नाजी थे, नाजी का जिक्र आ गया, आखिर नाजी होता क्या, इसलिए यहाँ पे इसको हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो कहता है उसके जो फादर थे एक नाजी थे और एडोल्फ हिटलर के वो एक सपोर्टर थे। यू विल नो समथिंग अबाउट नाजीज एंड द हिटलर। तो कहता है कि शायद तुमको पता होगा कि नाजी क्या है या तो हिटलर के बारे में, जिसको देखो स्कूल में शायद ऑनलाइन में हुआ होगा, तुम लोग को पता होगा। यू माइट हैव known डिटर्मिनेशन ऑफ हिटलर टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर। तो कहता है कि शायद तुम लोगों को ये चीज़ पता होगा कि हिटलर में कितना बड़ा डिटर्मिनेशन था, कितना बड़ा उसमें जिद था कि हम जर्मनी को एक सुप्रीम पावर बना देंगे इधर वर्ल्ड में। एंड हिज एम्बिशन ऑफ एक्वायरिंग द इंटायर यूरोप। और उसका जो चाह था, एम्बिशन मतलब क्या, चाह इच्छा, कि जो पूरा यूरोप है उसको हम अपने कब्जे में कर लें। यू माइट हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज। तो कहता है कि तुम लोगों ने सुना होगा, चाहे जाना होगा, कहीं पढ़ा होगा, जो हिटलर था वो यहूदियों को मारता था, उसको यहूदी लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बट नाजिज्म was not to one or two isolated acts. It was a system, a structure of ideas about the world and the
world politics. Let us try and understand what Nazism was all about. तो कहता है कि चलो हम लोग अब जानते हैं कि आखिर नाजिज्म था क्या. Let us see why Helmut's father killed himself and what was the basis of his fear. तो कहता है कि चलो अब देखते हैं कि आखिर हेलमुथ के फादर ने क्यों मारा खुद को और क्या उनका डर का आखिर रीज़न था. तो कहता है कहता है बहुत बोलती है. इनमें 1945, तो अब नहीं बोल लेंगे. कहता है तो 1945 के मई में जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज. तो जर्मनी जो है अपना घुटना टेक देता है एलाइज के सामने, मतलब यूके, यूएस और यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत स्टेट ऐसे कुछ करके है इसका फुल फॉर्म. उसके सामने जो जर्मनी है वो घुटना टेक देता है, उसका अधीन हो जाता है. एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट वाज गोइंग टू हैपन. ऐसा था, ऐसा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बुरा कुछ होने वाला है जर्मनी के साथ. हिटलर हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर. तो कहता है कि हिटलर हो गया प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, मतलब जो प्रचार नहीं करता है, जो एडवर्टाइज करता है किसी चीज़ के बारे में. प्रोपेगेंडा मतलब वही होता है प्रचार. हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबेल्स एंड हिज इंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड टुगेदर इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल. तो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर की पूरी फैमिली, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हिटलर, सब एक साथ सुसाइड कर लेते हैं बर्लिन बंकर में अप्रैल में. तो उसको नोट कर लेना, लोग कहाँ कहाँ सुसाइड करते हैं, कब जर्मनी सरेंडर करता है लाइस के सामने. तो पूरा ये जो पूरा लाइन है ना, इन मई 1945 से अप्रैल तक नोट कर लो, शायद आ सकता है. एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कहता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरमबर्ग वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर crime against peace, for war crimes and crimes against humanity. At the end of the Second World War, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल. तो ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है, न्याय करना. जो नहीं होता, जो लोग न्याय करते हैं, न्याय के अगेंस्ट, मतलब न्याय के कंटेंट्स में कुछ होना. एट द एंड सेकेंड इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट, तो न्यूरमबर्ग में एक न्याय का अति होता है, मतलब कि हिटलर जो भी परेशानी क्रिएट किया था जर्मनी में, उसके अगेंस्ट, जर्मनी यूरोप में जो भी किया उसके अगेंस्ट में कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था. इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बट इस्टेब्लिश टू प्रोसिक्यूट, मुकदमा जारी करने के लिए, नाजी पे मुकदमा जारी करने के लिए, किस चीज़ के अगेंस्ट में, शांति के अगेंस्ट में जो भी वो फैलाया था, लड़ाई झगड़ा, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, द कंडक्ट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द वॉर, especially those actions which came to be known as crimes against humanity, raised serious moral and ethical questions and invited worldwide criticism and condemnation. What were these acts during the Second World War? तो कोई यहाँ पर कुछ समझने लायक था नहीं. तब तक हम पानी पी लेते हैं. हम लोगों को पता है सुबह से हम इधर 3 हिस्ट्री का टॉपिक कवर किए हैं, अपलोड किए. सॉरी हिस्ट्री नहीं, सिविक्स का टॉपिक अपलोड किए. और ये हिस्ट्री का आज स्टार्ट करें. 10th का 2 चैप्टर का कंप्लीट हो गया. 12th का ट्वेल्थ में डिफ्रेंशिएशन है, एक टॉपिक है मैथ्स का, उसको अपलोड आज नहीं, आज शायद इंटीग्रेशन रात में कर सकते हैं. उसको अपलोड की मेहनत बहुत लगता है, हमको समझ में आ रहा है कि क्यों सब कोई बोलता था कि जल्दी सब्सक्राइब कर लो. पहले पता है, पहले बोलता था ना कि क्या सबको बोलते रहता है कि सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, लाइक कर दो. लेकिन अब हमको समझ में आता है कि क्यों सब कोई बोलता था कि सब्सक्राइब करो, ये करो, कि मेहनत लगता है. हमको लगता था कि चलो ऐसे ही है कि हो जाता होगा, पर बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा. एक एजुकेटर को जितना मेहनत लगता होगा ना, हाँ, इसमें जो ब्लॉगिंग हो गया, इसमें एडिटिंग, इसमें काफ़ी मेहनत लगता होगा, लेकिन एक एजुकेटर को बहुत मेहनत लगता है. पता है, एक एजुकेटर को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता. पता है, हम लगभग अगस्त से हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं. अगस्त से लेकर अभी जनवरी है ना, अगस्त से लेकर हम जनवरी तक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं मानोगे, कोई नहीं देखता है, कोई नहीं. सिर्फ अपलोड कर रहे हैं. पता नहीं मेहनत का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तुम लोग भी देखोगे कि नहीं देखोगे हमको नहीं पता, लेकिन सिर्फ कर रहे हैं. बस 15-20 दिन तक का मेरे पास टाइम है.
15-20 दिन तक ही हम अपलोड कर देंगे, क्योंकि जो नेट का जो रिचार्ज होता है, मम्मी को बोले थे कि सिर्फ 1 महीने भर और करवा दो, उसके बाद फिर नहीं बोलेंगे करवाने के लिए। लगभग फरवरी मिड में ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए बस टाइम है, हम कर रहे हैं। देखो आउटपुट अगर निकलता है इसका तो कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर आई डोंट नो आगे। छोड़ो अब आगे चलते हैं। During the Second World War, Germany had waged a genocidal war. देखो वैग्ड मतलब होता है छेड़ना, मतलब इनिशिएट स्टार्ट करता है। तो दूसरे विश्व युद्ध जब चल रहा होता है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी हैड वैग्ड अ जेनोसाइडल वॉर। तो जर्मनी जो है एक नरसंहार लड़ाई का आरंभ करता है, शुरुआत करता है। जेनोसाइडल मतलब होता है नरसंहार, मतलब कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लोगों को मारना, तो अंधाधुन मार देना, अंधाधुन लोगों को परेशान करना, न औरत देखना न बच्चा देखना, बस अंधाधुन मार देना, परेशान कर। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे जेनोसाइडल। इट इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब किलिंग ऑन लार्ज स्केल। ये एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे स्केल पर मारना, लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोगों को परेशानी और खात्मा होना। तो आगे बताता है विच लेड टू द मास murder of particular groups of innocent civilians of Europe, which led to the mass murder, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसको जेनोसाइडल जो वॉर जर्मनी छेड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मास मर्डर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स, किसी एक ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में मर्डर हो जाना, मासूम लोगों को, यूरोप के मासूम सिविलियंस का, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, सिविलियंस मतलब क्या, रहने वाले लोग, यूरोप के मासूम लोगों का मर्डर हो जाना, मर जाना उन लोगों का। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड कंप्राइज्ड ऑफ 6 मिलियन ज्यूज। तो जो लोग मारे जाते हैं, उनका मर्डर होता है, जिसमें से 6 मिलियन ज्यूज होते हैं, मतलब 6 मिलियन यहूदियों लोग होते हैं। कितना 1/10,100,000 10,000 लाख 2 लाख जिपिस, इसको GYPSIE, इसका प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं समझ में आ रहा। 1 मिलियन पॉलिश, 1 मिलियन पोलैंड के लोग होते हैं रहने वाले। 70,000 जर्मन्स हु वेर बिलीव टू बी मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल, और 70,000 उसके खुद के जर्मनी के लोग होते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्टेबल नहीं होते, जो डिसेबल होते हैं, उनको कुछ खराबी होती, उनको भी हिटलर मार दिया था। बिसाइड्स इन नंबर political opponents, Nazis devised a unique and inhuman means of killing people. तो जो नाजीज होता है, डिवाइस मतलब आविष्कार करता है, इन्वेंट करता है, a unique and inhuman means of killing people, एक नया और बेमतलब को लोगों को मारने का एक तरीका निकालता है, उसे खुशी मिलता है। देखो तो पलटेट कहीं का। That is why gassing them in various killing centers, like only 11 leading Nazis were sentenced to death by the tribunal। अब हम यहीं पे छोड़ देते हैं।